हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक खेल से करें? आपको तो पता ही होगा कि रोबोट कैसे चलते हैं। अब हम एक खेल के द्वारा रोबोट की तरह चलने फिरने और काम करने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक रोबोट हैं। मैं एक रोबोटिक इंजीनियर हूं। मैं आप सबको निर्देश दूंगा और आपको उनका पालन करना है। आप कभी ऐसा रोबोट नहीं बनना चाहेंगे जो दूसरों के निर्देशों का पालन करता है ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपने सारे काम किसी के निर्देशों के अनुसार करेंगे तो हम कभी अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। हम अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं, है ना? निर्णय लेने का अर्थ क्या होता है? निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक चुनना। मैं दोहराता हूं। निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक को चुनना। उदाहरण के लिए, आप दुकान पर कपड़े खरीदने जा रहे हैं। आपने अलग अलग रंग, डिजाइन, कीमत, गुणवत्ता इत्यादि के हिसाब से कपड़े देखे। आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह तय करेंगे कि आपको क्या चाहिए, है कि नहीं? इसी को कहा जाता है निर्णय लेना। चाहे रोजमर्रा की बातें हों या फिर जीवन का लक्ष्य, निर्णय लेना इनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम हर वक्त कोई ना कोई निर्णय लेते हैं, जैसे कि किस समय उठना है, क्या पहनना है, कौन सा प्रश्न पहले हल करना है इत्यादि। कभी कभी दूसरे लोग हमारे लिए निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई परीक्षा देने वाले हैं तो हम ये तय नहीं कर सकते कि उसमें कौन से प्रश्न आने चाहिए। यह निर्णय शिक्षक या फिर परीक्षण करने वाले बोर्ड का होता है। पर यदि दो प्रश्नों में से एक प्रश्न करने का विकल्प दिया गया हो तो हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें किसका जवाब देना है। इसी तरह हम यह निर्णय ले सकते हैं कि किस दिन हमें कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं। आपके या दूसरों द्वारा लिए गए हर निर्णय का अल्पकालीन या दीर्घकालीन परिणाम होता है। इसलिए हमारे निर्णयों का अल्पकालीन या दीर्घकालीन महत्व होता है। हम अल्पकालीन निर्णय रोज लेते हैं और दीर्घकालीन निर्णय कभी कभी लेते हैं। कभी कभी ये दीर्घकालीन निर्णय असाधारण परिस्थितियों में लिए जाते हैं। ऐसे निर्णयों को हम असाधारण निर्णय कह सकते हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इनके बारे में और जानने की कोशिश करें। आइए पहले काशी के बारे में जानते हैं। काशी अपने दोस्त से 4 बजे पुस्तकालय के बाहर मिलने वाला था। अगर वो पैदल जाता तो आधे घंटे में वहां पहुंच जाता और बस से उसे 15 मिनट लगते। काशी 3:30 बजे घर से निकला। जैसे ही वो गली के मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि पुस्तकालय जाने वाली बस स्टॉप पर पहुंच रही थी। अगर वो पैदल जाए तो भी वो समय पर पुस्तकालय पहुंच जाएगा। अगर वो बस से गया तो उसे वहां पर 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप काशी होते तो आप क्या करते? 1.
पैदल जाने का निर्णय लेते क्योंकि काफ़ी समय बचा हुआ था। 2. बस से जाते और 15 मिनट अपने दोस्त का इंतज़ार करते। 3. बस से जाते और 15 मिनट तक पुस्तकालय में किताब पढ़ते। चाहे काशी इनमें से कोई भी निर्णय ले, उसका अल्पकालीन असर होगा। ऐसे निर्णयों को अल्पकालीन निर्णय कहते हैं। अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। कमल 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण होकर गया, इसलिए उसके चाचा उसे एक तोहफा देना चाहते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि तोहफे में क्या देना चाहिए। उन्होंने इस बारे में कमल से बात की और उसे तोहफे में एक शब्दकोश दिया। चाहे यह निर्णय सही हो या गलत, इसका कोई भी दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। हमने इससे क्या सीखा? अल्पकालीन निर्णय चाहे अकेले लिए गए हों या मिलकर, उनका असर बहुत कम और अल्पकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, अल्पकालीन निर्णय चाहे अकेले लिए गए हों या मिलकर, उनका बहुत कम असर होता है और अल्पकालीन होता है। आइए अब इकबाल की बात करें। इकबाल दुकान पर सामान खरीदने गया। जो साबुन वो हमेशा खरीदता है, उसके अलावा एक नई कंपनी का साबुन वहां मिल रहा था। जब उसने दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि यह साबुन दूसरों के मुकाबले सस्ता है और ज़्यादा चलता है। इकबाल ने तय किया कि वो नया वाला साबुन खरीदेगा। जब उसने नया साबुन इस्तेमाल किया तो उसे पता चला कि ये उसकी त्वचा के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो फिर से अपना पुराना साबुन लेने गया। वो दुकान पर फिर से गया और दुकानदार से मिला। इन परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? हमारे जीवन के लिए ज़्यादातर निर्णय अल्पकालीन होते हैं और उनका असर भी अल्पकालीन होता है। अगर वे निर्णय गलत हुए तो भी उनकी वजह से कोई भयंकर नुकसान या गंभीर नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। किसी गलत निर्णय के नकारात्मक असर को समझकर हम उस अनुभव से सीख ले सकते हैं ताकि हम वो गलती ना दोहराएं। मैं दोहराता हूं, किसी गलत निर्णय के नकारात्मक असर को समझकर हम उस अनुभव से सीख ले सकते हैं ताकि हम वो गलती न दोहराएं। अब एक क्रियाकलाप का समय है। क्या आपने कभी कोई गलत निर्णय लिया है? जैसे कोई फिल्म देखने जाना क्योंकि आपको लग रहा था कि वो मज़ेदार होगी, या विज्ञापन से आकर्षित होकर कोई नई चीज़ खरीदना और फिर ये पता चलना कि वो चीज़ इतनी भी अच्छी नहीं थी। हमने अब तक अल्पकालीन निर्णयों के बारे में बात की। आइए अब दीर्घकालीन निर्णयों के बारे में बात करें। माधवी का परिवार एक नई अलमारी खरीदना चाहता है। माधवी ने अखबार में कई विज्ञापन देखे और एक निश्चित प्रकार की अलमारी खरीदने के लिए अपना मन बना लिया, पर उसके भाई को उस अलमारी की डिज़ाइन पसंद नहीं आई और उसे लगा कि वो अलमारी अन्य कंपनियों की अलमारी से महंगी है। इस परिस्थिति में क्या माधवी के माता पिता को माधवी की बात मान लेनी चाहिए? इस परिस्थिति में जो अलमारी खरीदी जा रही है वो केवल माधवी के लिए नहीं है, इसलिए दूसरे लोगों के नज़रिए से भी सोचने की आवश्यकता है। कभी कभी यह संभव नहीं होता कि घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलमारी खरीदी जा सके। अलमारी को खरीदने के बाद तुरंत उसकी जगह नई अलमारी खरीदना भी संभव नहीं होता।
ये साबुन के मामले में किया जा सकता था, लेकिन इस मामले में नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी निर्णय जिसका दीर्घकालीन असर होता है उसे जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। ऐसे निर्णय अच्छी तरह सोच समझ कर लेने पड़ते हैं। इन निर्णयों को दीर्घकालीन निर्णय कहा जा सकता है। दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर भी दीर्घकालीन होता है। मैं दोहराता हूं, दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर भी दीर्घकालीन होता है। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। कला, माला और लता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। रविवार को वे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। तीनों ने पिकनिक के लिए अलग अलग जगह का सुझाव दिया। जो जगह लता ने बताई वो माला को पसंद नहीं थी। माला ने जो जगह बताई वो बहुत दूर थी। बहुत देर बहस करने के बाद उन्होंने एक जगह चुनी जहां वे तीनों जाने के लिए तैयार हो गए। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की राय लेना जरूरी होता है। ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो सबको स्वीकार हो। अगर सबकी राय न ली जाए तो पिकनिक में मजा नहीं आएगा। सबकी राय न लेने से रिश्तों में भी दरार आ सकती है। इसलिए जब कई लोग एक साथ मिलकर निर्णय ले रहे हों तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सबकी सहमति हो और वो एक तरफा ना हो। दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। मैं दोहराता हूं, दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। आइए अब मोहन की परिस्थिति के बारे में जानते हैं। मोहन और उसकी बहन सुमन मेले में जाना चाहते हैं। सुमन वहां शुक्रवार को जाना चाहती है, पर उस दिन मोहन को अपनी मां का एक काम करना है, इसलिए वो शनिवार को जाना चाहता है। शनिवार को सुमन अपनी सहेलियों के साथ खेलना चाहती है। अगर आप सुमन की जगह होते तो आप इन चारों में से कौन सा विकल्प चुनते? क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? 1. शुक्रवार को उसे मोहन के बिना ही मेले में जाना चाहिए। 2. मोहन से कहना चाहिए कि उसे मां का काम करने की जरूरत नहीं है। 3. मेले में अकेले जाना चाहिए। 4. शुक्रवार को मां का काम करने में मोहन की मदद करनी चाहिए और फिर उसी दिन मेले में जाना चाहिए। अगर सुमन मोहन के बिना मेले में जाएगी तो मोहन को बुरा लगेगा। अगर मोहन मां की मदद नहीं करेगा तो मां का काम बढ़ जाएगा। अगर मोहन ये मान जाए कि दोनों को मेले में अकेले जाना चाहिए तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, पर सोचने वाली बात यह है कि वो मेले में अपनी बहन के साथ जाना चाहता था, इसलिए वो इस बात से खुश नहीं होगा। अगर सुमन मोहन की मदद करेगी तो वो दोनों साथ में मेले में जा सकते हैं। ऐसा करने से वो शनिवार को अपनी सहेलियों के साथ भी खेल सकती है। इस तरह उन दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी और किसी को दुख भी नहीं होगा। तो जब साथ मिलकर कोई निर्णय लिया जाता है तो सबकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। मैं दोहराता हूं, जब साथ मिलकर कोई निर्णय लिया जाता है तो सबकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। माधवी, कला और मोहन के साथ जो हुआ वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में अक्सर होता है। जिन निर्णयों को लेने में बहुत खर्चा होता है, जैसे त्योहार के लिए कपड़े खरीदना, छुट्टियों में घूमने जाना इत्यादि, हमने आज जो सीखा है क्या अब हम उसका सार संक्षेप कर लें?
निर्णय लेने का मतलब है हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें से एक को चुनना। अल्पकालीन निर्णय का असर भी अल्पकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय वो होता है जिसका असर दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय उसके परिणामों को ध्यान में रखकर और सोच समझकर लेने चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब असाधारण निर्णयों के बारे में बात करते हैं। माही के बारे में सुनिए। मुकेश ने एक छोटे शहर में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। 9वीं कक्षा के लिए वो पास के एक बड़े शहर में गया। स्कूल में उसके कुछ साथियों के पास महंगी महंगी चीजें थी। मुकेश भी ऐसी चीजें खरीदना चाहता था, पर उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। मुकेश का एक पुराना मित्र मोहन एक दुकान में काम करता था। वो आधी कमाई अपने माता पिता को देता था और आधी अपने खर्चों के लिए रखता था। मुकेश भी उसकी तरह पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो एक कारखाने में काम करने लगा। वो आधी कमाई अपने माता पिता को देने के बाद बाकी के पैसे खुद पर खर्च करता था। कई साल बीत गए। स्कूल में पढ़ने वाले उसके दोस्त कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी कमाई वाली नौकरी करने लगे, पर मुकेश अब तक कारखाने में थोड़े से पैसे कमाता था। मुकेश का निर्णय कैसा था? अक्सर लिया जाने वाला, कभी कभी लिया जाने वाला, या एक जीवन में एक बार लिया जाने वाला असाधारण निर्णय? ये एक असाधारण निर्णय था जिससे उसके जीवन की दिशा बदल गई। ऐसे निर्णय वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए ये असाधारण होते हैं। जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। मैं दोहराता हूं, जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। जिन निर्णयों को बदला नहीं जा सकता, ऐसे निर्णय लेने से पहले बार बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन पर इनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ये निर्णय हमारी जमा पूंजी और रिश्तों से संबंधित हो सकते हैं। कोई शौक रखना या दोस्त चुनना और कोई आदत पालना भी असाधारण निर्णय होते हैं, जो सोच समझ कर लिए जाने चाहिए। मैं दोहराता हूं, कोई शौक रखना या दोस्त चुनना और कोई आदत पालना भी असाधारण निर्णय होते हैं, जो सोच समझ कर लिए जाने चाहिए। अब तक हमने अल्पकालीन, दीर्घकालीन और असाधारण निर्णयों के बारे में जाना। आइए अब इनसे संबंधित एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ निर्णय और उनसे संबंधित शब्द दिखेंगे। प्रत्येक निर्णय के लिए आपको उचित खंड में निशान लगाना है कि ये निर्णय अक्सर लिए जाते हैं, कभी कभी लिए जाते हैं, या फिर जीवन में एक या दो बार। आपको इस बारे में भी निशान लगाना है कि ये निर्णय अकेले लिए जाते हैं या साथ मिलकर। उदाहरण के लिए, नाश्ता करने से पहले अखबार पढ़ना है या बाद में। ये निर्णय अक्सर रोज लिया जा सकता है और ये अकेले ही लेना होता है। इसके अनुसार आपको उचित खंड में निशान लगाना है। क्या हम शुरू करें? निर्णय अक्सर, कभी कभी, जीवन में एक दो बार,
अकेले, साथ मिलकर। आज मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए? मुझे किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? हम सब दोस्तों को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? मुझे कौन सी योग्यताओं को विकसित करना चाहिए? इस बार छुट्टियों में हमारे क्लब को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए? क्या मुझे किसी खास व्यक्ति को अपना करीबी मित्र बनाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आइए अब उत्तर देख लेते हैं। निर्णय अक्सर, कभी कभी, जीवन में एक दो बार, अकेले, साथ मिलकर। आज मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए? मुझे किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? हम सब दोस्तों को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? मुझे कौन सी योग्यताओं को विकसित करना चाहिए? इस बार छुट्टियों में हमारे क्लब को कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए? क्या मुझे किसी खास व्यक्ति को अपना करीबी मित्र बनाना चाहिए? आमतौर पर इन बातों के लिए हम जिस तरह के निर्णय लेते हैं, ये निशान उसके अनुसार है, पर कभी कभी ये निर्णय इससे भी अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी कार्यक्रम में जाने के लिए आप साधारण कपड़े पहनना चाहते थे, पर आपने माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए अपने पारंपरिक पोशाक पहनने का निर्णय लिया। तो इस परिस्थिति में यह साथ मिलकर लेने वाला निर्णय बन गया। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ निर्णय अक्सर लिए जाते हैं, कुछ कभी कभी, और कुछ निर्णय बहुत ही कम बार। ये निर्णय या तो अकेले लिए जाते हैं या फिर साथ मिलकर, पर अंत में इन निर्णयों और उनके परिणामों के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले हम उसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह कैसे सोच सकते हैं? हाँ, उसे हर नजरिए से देखकर। आइए इसके बारे में जानते हैं। कोई भी निर्णय लेने के सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इसका असर किन किन लोगों पर होगा। हम अकेले ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, पर जब हम दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हों तो हमें सबकी राय, इच्छा और सहूलियत को ध्यान में रखना चाहिए। ये निर्णय साथ मिलकर लेना चाहिए। तो निर्णय लेने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे किसी भी निर्णय का दूसरों पर क्या असर होगा। ये पहली बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या इसका असर सिर्फ मुझ पर होगा या दूसरों पर भी? ध्यान में रखने वाली दूसरी बात है पैसे। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय गलत निकला तो उसमें कितने पैसों का नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर, एक ही तरह के दो बल्ले एक दुकान पर 500 रुपए में मिलते हैं और दूसरी दुकान पर 650 रुपए में। वो बल्ला केवल 1 साल चलेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सोचना जरूरी है कि उस पर कितने रुपए खर्च करने चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं? अगर निर्णय गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? तीसरी बात यह है कि आपको सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। आइए एक परिस्थिति के द्वारा इसके बारे में और जानते हैं। परेश सोमवार को अपने चाचा से मिलने जाने वाला था, इसलिए उसने अपने दोस्त मुरली को साथ आने को कहा। शुक्रवार शाम तक मुरली ने उसके साथ न जा पाने के बारे में कुछ नहीं कहा,
परेश यही सोचता रहा कि मुरली उसके साथ आएगा, इसलिए वो जाने की व्यवस्था में जुट गया। पर शनिवार को सुबह मुरली ने परेश से कहा कि वो उसके साथ नहीं जा पाएगा। यहां पर क्या समस्या थी? अगर मुरली ये पहले ही तय कर लेता कि वो परेश के साथ नहीं जा पाएगा, तो परेश को उसके लिए व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, परेश को निराशा भी नहीं होती। इसलिए सही समय पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? निर्णय लेने में मुझे कितना समय लगाना चाहिए? चौथी बात यह है कि निर्णय लेते समय हमें अपने निर्णय के अल्पकालीन और दीर्घकालीन परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, पिछले सत्र में हमने देखा कि काशी का पुस्तकालय तक पैदल जाना, कमल के चाचा का उसके लिए शब्दकोश खरीदना, इकबाल का नया साबुन खरीदना, इन सबके अल्पकालीन परिणाम थे। जबकि माधवी का अलमारी खरीदना या मुकेश का पढ़ाई छोड़ने का निर्णय इनके दीर्घकालीन परिणाम थे। आमतौर पर कोई नया शौक रखना, दोस्त बनाना या आदत डालना इनके दीर्घकालीन परिणाम होते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले हमेशा उसके परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? हमारे निर्णय का परिणाम अल्पकालीन होगा या दीर्घकालीन। हम इन बातों को कैसे याद रखेंगे? संक्षिप्त में देखें तो हमारे निर्णयों का असर दूसरों पर, पूंजी पर, समय पर और परिणामों पर होता है। तो हम इसे याद रखने के लिए इन शब्दों के पहले अक्षरों से एक नया शब्द बना सकते हैं, दूपसप, या फिर हम एक वाक्यांश बना सकते हैं, दूसरे पूंजी समय पर परिणाम। क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो निर्णय जीवन में एक बार लिया जाता है और जिससे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसे असाधारण निर्णय कहते हैं। निर्णय लेने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? 1. क्या इसका असर सिर्फ मुझ पर होगा या दूसरों पर भी? 2. इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? अगर निर्णय गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा? 3. निर्णय लेने में मुझे कितना समय लगाना चाहिए? 4. हमारे निर्णय का परिणाम अल्पकालीन होगा या दीर्घकालीन? नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। नमस्ते बच्चों, क्या आपको हंसना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे हंसना बहुत पसंद है। मैं मिताली सेनगुप्ता, एक ओरेकल स्वयं सेवक हूँ। और क्या आप जानते हैं आज क्या है? आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। वर्ल्ड लिटरेसी डे मतलब विश्व साक्षरता दिवस। ये दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपके और हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का कितना महत्व है।
अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इसीलिए एक दिन एक कहानी, इस अभियान के माध्यम से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है लड़की जो हंसती जाए, जिसे लिखा है मीरा गणपति जी ने, जिनके चित्रकार है रूष, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है निर्मला शुक्ला जी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की प्रस्तुति है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था टी सुंदरी। ये आप ही की तरह पाठशाला जाती थी, और क्या आपको पता है ये कक्षा 4 में पढ़ती थी। एक दिन पाठशाला में उसकी कक्षा में गणित पढ़ाया जा रहा था, तभी एक जोर की विस्फोटक आवाज आई, बम! जो गणित के अध्यापक हैं गुंडप्पा जी, उन्हें झट से पता चल गया ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने तुरंत ही टी सुंदरी की तरफ देख के बोला, सुंदरी जी आप कक्षा के बाहर चले जाइए। सारे बच्चे एकदम से चुप्पी छा गई और सब गंभीर हो गए, और वो सब टी सुंदरी की तरफ देखने लगे, और टी सुंदरी भी डर गई, और वो गुंडप्पा अध्यापक से कहने लगी, प्लीज सर, लेकिन सर, और ये कहते कहते ही उसकी हंसी छूट गई, और जब वो हंसने लगी उसे देख के पूरी कक्षा हंसने लग गई। टी सुंदरी हर एक बात पर हंसती थी, उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जाती थी, ये सबको पता था। और क्या आप जानते हैं कि गुंडप्पा अध्यापक को देखकर टी सुंदरी क्यों हंस रही थी? क्योंकि पिछले हफ्ते जब टी सुंदरी अपने मित्र के साथ उद्यान में खेल रही थी, तब उसके मित्र ने टी सुंदरी से पूछा, सुंदरी क्या तुम चुटकुला सुनोगी? सुंदरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि गणित के अध्यापक हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सुंदरी ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ न आया, तो उसने अपने मित्र को कहा, मुझे तो नहीं पता, अब तुम ही बता दो। तो उसके मित्र ने कहा, वो हमेशा इसलिए गंभीर रहते हैं क्योंकि उनको इतने सवालों का हल ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर सुंदरी ठहाके लगाकर हंसने लगी, और उसने अपनी आंखें मीच ली और खिलखिला उठी। हर एक चुटकुले का कुछ अलग ही असर होता था सुंदरी पे। कभी तो वो चुटकुलों पे ठहाके लगाकर हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह, और कभी वो खिलखिला के हंसती थी, इस तरह, और कभी तो वो एकदम छोटी सी हंसी हंसती थी, इस तरह। और क्या तुम जानते हो, कभी कभी तो वो घटोत्कच की तरह राक्षसी हंसी हंसती थी, हा 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 हा, इस तरह। पर एक दिन वो सोचने लगी कि क्या मुझे क्यों इतनी हंसी आती है और किसी बच्चों को इतनी हंसी नहीं आती? क्या ये कोई चिंता का विषय है? अब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। तो उसने बहुत सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं उन सब चीजों की सूची बनाती हूँ जिसे सुनकर या देखकर मुझे हंसी आती है। और फिर वो सोच सोचकर सूची बनाने लगी। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं, ये उसकी सूची है। इसे देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। जिस तरह बोंडा शब्द सुन के उसे बहुत हंसी आती है। अगर कोई केले के छिलके पे फिसल जाए तब भी उसे बहुत हंसी आती है। अब उसने तो ये सूची बना ली और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब जब भी मैं ये सुनूंगी मैं कभी नहीं हंसूंगी। अगले दिन वो पाठशाला गई। वो पुस्तकालय में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। अलमारी के पीछे, अलमारी के दूसरे तरफ एक दूसरा बच्चा बैठा था, वो भी पुस्तक पढ़ रहा था। एक अचानक से आवाज आई, इस तरह, और टी सुंदरी ये आवाज को पहचानती थी। ये आवाज उसकी सूची से ही थी ना। और ये सुनकर वो ठहाके लगा के हंसने लगी। जब उसका हंसना हो गया, उसने अपने मन ही मन में सोचा, सूची बनाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी मेरी हंसी छूट रही है। अब मैं क्या करूं? तब उसने फिर से बहुत सोचा और उसे एक और तरकीब सूझी।
उसने सोचा मैं अपने बड़े भाई अन्ना के पास जाती हूँ, जो कि एक वैज्ञानिक भी है। वो कोई ना कोई मशीन तो बना ही लेंगे जिससे मेरी हंसी रुक जाए। तो वो अपने भाई के पास गई और अन्ना को उसने अपनी पूरी व्यथा अच्छे से सुनाई। अन्ना, जो अधिकतर हमेशा गंभीर ही रहते हैं, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और उसके बाद वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर सुंदरी ने सोचा कि ओ, क्या ये हमारे खानदानी समस्या है कि हम सबको इतनी हंसी आती है और किसी और को नहीं आती। हाँ, ये जरूर हमारी खानदानी समस्या होगी। तो उस पर अन्ना जी बोले, अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें मजाकिया लगे, उस पर हंसना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कोई हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। सच्ची? ऐसे कहा टी सुंदरी ने, क्योंकि आज तक तो सब उसे यही कहते थे, ओहो सुंदरी, तुम तो कितना हंसती हो। इस पर अन्ना जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बल्कि सुंदरी, तुम जब हंसती हो तुम्हारी सेहत बनती है, क्योंकि हंसने से कोई रसायन होता है जो हमारे खून में जाकर जुड़ जाता है और उससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर सुंदरी सोच में पड़ गई। तभी उन्होंने अन्ना जी ने उसे ये भी बताया, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, जो हमारे पूर्वज थे यानी आदि मानव, जब उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, तब भी वो लोग हंसते थे और हंस के एक दूसरे को बताते थे, यहाँ तो सब कुशल मंगल है, आप भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर टी सुंदरी अपनी कल्पनाओं में चली गई। वो सोचने लगी, लंबी दाढ़ी और गदा लिए हुए आदि मानव हंसते हुए कैसे लगेंगे, और फिर से उसकी हंसी छूट गई। और उसके बाद अन्ना जी ने उसे कहा, आदि मानव ही क्यों, आज के जमाने में भी जब हम किसी को पसंद करते हैं या हमें उन्हें कहना होता है कि यहाँ तो सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो ये सब तो हम हंस के ही कहते हैं ना। और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियों के जीव भी हंसते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन्स, बंदर, कुत्ता भी हंसता है सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी फिर से हंसने लगी। वो अपने पालतू कुत्ते को हंसता हुआ देखकर एक सोच में चली गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। आखिरकार जब उसका हंसना खत्म हुआ, तब अन्ना जी ने सुंदरी को बोला, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो तुमने अभी अभी कसरत की है? सुंदरी ने कहा, कसरत कैसे, मैं तो हंस रही थी ना। तो अन्ना जी ने कहा, हाँ सुंदरी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों की कसरत होती है, उनके हड्डियों पे जो मांसपेशियां होती है उनकी कसरत होती है। तब सुंदरी बोली, अरे वाह, तो मेरे गालों पर डोले बन जाएंगे। उस पर अन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं सुंदरी, डोले तो सिर्फ बाहों में ही बनते हैं, लेकिन जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे बड़े छोटे जो हड्डियां हैं गालों पर, उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो ऊपर और नीचे होती हैं, इसी से हंसने का भाव बनता है। तब टी सुंदरी ने सोचा, अच्छा तो भैया आवाज कहाँ से आती है? उस पर अन्ना जी बोले, जब तुम सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे आवाज की नली के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, लेकिन जब तुम हंसती हो तो ये हवा रुक जाती है, तभी हाँ 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 ऐसी आवाज आती है। इसे सुनकर सुंदरी बहुत ही खुश हो गई। उस पर अन्ना जी ने अब सुंदरी को कहा, अच्छा समझी सुंदरी, हंसना बहुत ही सहज है, और अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाए बिना हंस रही हो तब तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और उस पर अन्ना जी ने कहा, अरे छोड़ो सुंदरी, अब चलो चाय पीते हैं, चाय का समय हो रहा है। तब सुंदरी ने कहा, अच्छा ठीक है। तब भैया ने उसे कहा, और चाय के साथ हम एक एक आलू बोंडा भी खाएंगे। अब अन्ना जी को पता था क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, स्त्री सुंदरी ठहाके लगा के हंसने लगी, क्योंकि उसे तो बोंडा शब्द पे बहुत हंसी आती है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी टी सुंदरी की तरह हंसते हैं, कि थोड़ा कम हंसते हैं, कि टी
सुंदरी से भी ज्यादा हंसते हैं। अच्छा, मैं आपको एक कार्य कहती हूँ, आप एक काम करिएगा। आज अगर आपके घर पर कोई आईना हो, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और अलग अलग तरीके से हंस के देखिए। छोटी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, राक्षस जैसी हंसी, ठहाके लगा के हंसी। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुशी भी होगी। और जिस तरीके से हमने इस कहानी के द्वारा समझ में आया है कि हंसने से तो हमारी कसरत भी होती है, तो आपकी भी कसरत हो जाएगी और आपकी सेहत भी बच जाएगी। और अगर आपको किसी दिन हंसने का मन नहीं हुआ तो मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक स्माइली मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो हंस ही रहे हैं। इस तरह ये स्माइली मास्क बनाने के लिए हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए। ये कोई भी कागज हो सकता है, आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं, कोई भी रंग के। एक कागज का टुकड़ा, कैंची, पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये झाड़ू के पीछे जो लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कुछ सेलो टेप और कुछ कलर्स आपके पसंद के। अब आप क्या करिए, इस कागज पे कोई भी गोल आकार की चीज रखिए और इस पर इस तरीके से एक गोल बना लीजिए और इसे काट लीजिए कैंची से। जब आप ये कर लेंगे तो मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो आपको इस तरीके का एक गोल कागज मिलेगा। इस कागज पर आपको जो भी पसंद है उस तरीके का स्माइली बना लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ ऑलरेडी पेंसिल से एक बना के रखा है स्माइली, देखिए इस तरह से। अब इस स्माइली में हम कलर करेंगे। पहले उसकी आंखों को कलर कर देंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो रंग पसंद है वो बनाएं, वो कलर करें। अगर आपको उस दिन ज्यादा हंसने का मन नहीं है तो आप छोटा स्माइली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत हंसने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी सी हंसी बना सकते हैं। और पता है बच्चों, ये मास्क आप अपने जन्मदिन पे भी पहन सकते हैं और आप ही नहीं, आपके दोस्त भी पहन सकते हैं। फिर आप भी सुंदरी जैसे हंसने लगेंगे। अब मैं इसके मुंह पर इस तरीके का एक रंग भर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपका मास्क उससे और सुंदर ही लगेगा। इस तरीके से आप मास्क में रंग भर दीजिए। देखिए ये स्माइली किस तरीके से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब आपका स्माइली बन जाए तो इसे पलट दीजिए और एक डंडी ले लीजिए और उस डंडी को इस पर स्टिक कर दीजिए। मेरे पास एक डंडी है, इसे मैं इस तरीके से सेलो टेप से यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए मेरी स्माइली बिल्कुल तैयार है और एक ही नहीं, मैंने तो कई स्माइली बनाए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, जरूर ट्राई करिएगा घर पे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर जो भी मैंने आपको बताया है वो घर पे करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए।
जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो जाती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भधारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है।
दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। लगभग 7 महीने यानी 210 दिनों के गर्भधारण के बाद मादा भालू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 100 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है। और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज़ हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।